अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा यारिस हैचबैक 2020 मॉडल। ये टोयोटा यारिस की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2020 में ही लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 20 मॉडल ही है और इसको वर्ल्ड वाइड यारिस और विट्स दोनों नामों से जाना जाता है। अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान में विट्स आती है तो वो भी इसी शेप में होगी और अभी जो पाकिस्तान में विट्स आ रही है उसको बाहर यारिस भी कहा जाता है। अमेरिका में, थाईलैंड में, बहुत सारी कंट्रीज़ में यारिस आती है विट्स की शेप में। तो खैर ये गाड़ी यारिस है, विट्स भी ऐसी ही होगी और ये गाड़ी लुक्स और फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पहले वाली कार्स। इस गाड़ी में जो बड़े वर्जन हैं उनमें 360 कैमरास आते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले आता है, अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को टोटल वैल्यू टू मनी बनाती हैं। ये गाड़ी एक बेसिक ट्रिम है बट स्टिल इसमें पोस्ट स्टार्ट और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि आपको पहले बड़ी बड़ी कार्स में भी देखने को नहीं मिलते थे। खैर इन सब पे मैं आगे बात करूंगा। अभी इसकी डिमांड 47,50,000 है, 4750। ये गाड़ी 20 मॉडल है, 23 एंड की इंपोर्ट है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Yaris, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पहले से बहुत सारा इंप्रूव कर दी गई है, टेक्निकली इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी गई हैं और इसके अलावा अब इस एरा की जितनी भी एक्वा हैं, विड्स हैं, यारिस हैं या जो मर्जी कार्स हैं, यारिस क्रॉस हो गई, क्रोला क्रॉस हो गई, ये गाड़ियाँ फीचर्स बहुत ज़बरदस्त ऑफर कर रही हैं। ये गाड़ी बेसिक ट्रिम है तो इसमें कोई बहुत सारा फीचर्स नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें ज़रा सा भी ऊपर जाएँ तो आपको रडार मिल जाता है जो कि यहाँ पे लगता है। फिर इसमें 360 कैमरास भी आ जाते हैं, हेड्स अप डिस्प्ले भी आ जाता है जो कि आपको इससे पहले वीएट्स में देखने को मिलता था और इसके अलावा फिर ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑफर करना शुरू कर देती हैं जो कि आपको यूजुअली काफ़ी बड़ी कार्स में देखने को मिलती थी। फिलहाल अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसमें हेडलाइट्स जो है ये हेलोजन वाली हैं क्योंकि बेसिक ट्रिम है और इसमें फॉग लैंप्स भी कंपनी से नहीं आए हुए, लेकिन इसके ब्रॉड की कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बम्पर के लुक्स काफ़ी मज़ेदार हैं और इसके अलावा बाकी ऊपर यहाँ पे कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके इंटीरियर में कुछ फीचर्स को इनेबल करते हैं। वो क्या है मैं कवर करूंगा अभी। हेडलाइट्स के ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसके अलावा इसके फ्रंट की डिज़ाइन लैंग्वेज भी अब टोयोटा की मोस्टली कार्स जैसी कर दी गई है। आप कोरोला देख लें, एक्सडियो देख लें, फील्डर देख लें, विड्स देख लें या कोई भी गाड़ी देख लें, उनके बम्पर में एक काफ़ी बड़ा सारा ब्लैक पोर्शन आने लग गया है। दिस कार इज़ नो डिफरेंट, इसमें भी ये ब्लैक पोर्शन दिया गया है जो कि सिग्निफाई करता है कि ये गाड़ी टोयोटा फैमिली की कार है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, लेकिन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। ये गाड़ी साइड पे बहुत ज़्यादा राउंड सी है। अगर आपको राउंड कार्स पसंद हैं तो मेरे ख्याल से आपको ठीक लगेगी, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रेट और सीधी सी सरल सी कार बेहतर लगती है तो ये गाड़ी आपको थोड़ी सी वेयर लगेगी, फ्रंट से नहीं बैक से। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो ये साइड मिरर डिसेंट है फीचर्स के लिहाज से। ये गाड़ी बेसिक ट्रिम है बट स्टिल इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है और इसके अलावा ये लॉक अनलॉक होने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंडिकेटर भी इसके इन्हीं में दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट अनलॉक ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आता है, यानी कि मैं की को यूज़ किए बगैर इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा टायर में कंपनी से ही ब्रिजस्टोन एकोपी आता है जो कि अच्छा टायर है और इसमें कंडीशन भी इसकी ठीक है जो कि मैं कवर करूँगा अभी फिलहाल आगे जाके। और इसके अलावा इसमें करेक्टर लाइन्स काफ़ी फ्लोई सी दी गई हैं जो कि फ्रंट से शुरू होकर डोर में आके फेड आउट हो जाती हैं और बैक पे भी कुछ ऐसी करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी पिछली वर्ष जितनी ही है और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन पासो बनती है जो कि इसी की कार है, लेकिन वो गाड़ी कुछ फीचर्स इससे बेहतर ऑफर करती है, कुछ चीज़ें ये बेहतर ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके इस वाले एरिया की, ये थोड़ा सा वियर्ड है इस तरह से कि इसका डोर काफ़ी ज़रा राउंड सा है, विंडो भी इसकी बहुत राउंड सी है और छत भी इसकी बैक पैक एकदम से खत्म हो जाती है। फ्रंट से गाड़ी अगर आप गौर करें तो काफ़ी बड़ी शुरू होती है, लेकिन बैक पैक एकदम से अंदर की तरफ हो जाती है और उसकी वजह यह है कि इसकी छत काफ़ी छोटी रखी गई है। आई एम नॉट श्योर वाई। इस छत के बाद गाड़ी अच्छा खासा पीछे तक जा रही है। अगर मैं इसकी छत के एंडिंग पॉइंट से नोटिस करना शुरू करूँ तो ये गाड़ी तकरीबन 3 फुट इसके बाद भी पीछे जा रही है और ये चीज़ आपको डिग्गी खोलने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। मैं भी कवर करूँगा बैक पे जाके और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा वियर्ड डिज़ाइन है। अगर आप अंदर बैठे हुए हैं तो ये लिटरली इसकी छत आपके सर के ऊपर खत्म हो जाती है और डिग्गी के ऊपर इसकी छत है ही नहीं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ है। फिर इसकी छत के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। बैक पे गाड़ी शार्प रेटिना ऑफर करती है। ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये अच्छी खासी ऊंची है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 20 जितनी है।
और ये आपको पाकिस्तान में भी खास इशू नहीं करेगी। इसके अलावा बैक पे गाड़ी मोड ऑफ प्राइवेसी वाली ऑफर करती है क्योंकि जैपनीज कार है। यहाँ पे इसमें टेल लाइट से कुछ ट्रिक लाइन शुरू होती हैं जो कि इसके डोर के अंदर आके फेड आउट हो जाती हैं। बाकी एंटी एक्टिविटी इस गाड़ी में आसान है। ये गाड़ी ऊंची है और इसके अलावा इसकी जो टेल लाइट्स है ये इसके रेयर फ्रंटस में अच्छी खासी आगे तक कंटिन्यू करती हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, कुछ लोगों को ये अजीब सा लगेगा। मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था क्योंकि इसकी ट्रंक पे बहुत ही बड़ा सारा एरिया ब्लैंक है। ये सारा एरिया ब्लैक कलर का है। टेलर्स इसमें आधी से ज़्यादा ब्लैंक है। टेलर्स के नाम पे इसमें सिर्फ एक यहाँ पे ये रनिंग लैंप दिया गया है और इंडिकेटर दिया गया है एंड दैट्स इट। बाकी सारा का सारा एरिया ब्लैंक है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बड़ी ट्रिम्स के अंदर यहाँ पे एक LED बार कंटिन्यू करता होगा। प्रियस में भी ऐसा ही है। उसके छोटे वर्जन यानी कि एक्स वर्जन के अंदर टेल लाइट सिर्फ इतनी सी होती है, लेकिन उसके बड़े वर्जन जो कि यू होते हैं उनमें टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं। क्या पता इस गाड़ी में भी ऐसा ही होता हो कि इसमें छोटे वर्जन के अंदर टेल लाइट इतनी सी है लेकिन बड़ों के अंदर फुल कंटिन्यू करती हो। रिवर्स इसका रेयर बम्पर में नीचे दिया गया है। रेयर बम्पर के अंदर भी इसके टोयोटा के मोस्टली कार्स की तरह ब्लैक पोर्शन ऐड कर दिया गया है जो कि चीप प्लास्टिक वाला है। और इसके अलावा अगर आप गौर करें तो इसकी डिग्गी यहाँ तक आ रही है लेकिन छत इसकी यहाँ खत्म हो गई है, तकरीबन 1.5-2 फुट पीछे। बाकी इसमें फिर रेयर विंडशील्ड वाइपर आता है, ऊपर वॉशर आता है। और अगर मैं इसकी डिग्गी को खोलता हूँ, इसकी डिग्गी काफ़ी डिफरेंट से डिज़ाइन के अंदर है। इसको आप ऊपर से एक्सेस काफ़ी इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर छत नहीं है। आप पूरी ही डिग्गी के ऊपर आराम से अपना हाथ घुमा सकते हैं। और इसके अलावा इसके बेंचेस फोल्डेबल भी हैं, तो आप इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी और ज़्यादा खुली बना सकते हैं। और इसमें नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी प्रॉपर फुल साइज स्पेयर टायर ऑफर करती है। ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मैं यहाँ से खड़े होकर देखूँ तो इसकी डिग्गी का एक काफ़ी बड़ा सारा एरिया ऊपर से कट है। आपका जो बड़ा सामान है आप उसकी डिग्गी के यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर बड़ा सामान यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी विंड स्क्रीन स्लोपिंग है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर स्पेसिफिक कार का तो ऑल ब्लैक है क्योंकि ये गाड़ी बेसिक वर्जन है। इसमें कोई टू टोन यूज़ नहीं की गई, कोई खास ट्रिम्स नहीं दी गई। लेकिन जो इसके बड़े वर्जन आते हैं उनमें बहुत सारी डिफरेंट ट्रिम्स आती हैं, क्रोम वगैरह आता है जो कि इसके लुक को बेहतर बनाता है। इस पर आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। ये मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग है। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के पीछे नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप गाने आगे पीछे कर सकते हैं। लेन डिपार्चर से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी यहाँ ब्लैंक स्विचेस हैं। ये ब्लैंक स्विचेस के बेसिकली क्रूज के हैं। जिन गाड़ियों में क्रूज आता है उनमें यहाँ बटन दिए गए होते हैं। इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी बेसिक ट्रिम होते हुए भी 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन आगे पीछे नहीं कर सकते। बाकी अगर बात कीजिए इसके हेडलाइट्स की कंट्रोल की तो ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। लेकिन इन पर कोई फॉग का कंट्रोल नहीं दिया गया क्योंकि फॉग इसमें कंपनी से आई ही नहीं हुई। वाइपर इसमें नॉर्मल से हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की मीटर की तो इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। स्पीड लिमिट इस गाड़ी की 180 किलोमीटर/आवर तक है। RPM इसका 6.5 पे जाकर रेड लाइन करता है। और इसके सेंटर में इसका एक MID क्लस्टर दिया गया है 4.2 इंचेस का, जो कि फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है। यहाँ पे ये गाड़ी आपको ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, इको स्कोर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी ओपन डोर्स, गाड़ी की स्टैट्स, डिफरेंट फीचर्स को ऑन ऑफ करने के कंट्रोल वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो करवाती है। ये गाड़ी 41,000 चली हुई है। बाकी अगर बात की मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। और डैशबोर्ड भी इसका लुक्स के लिहाज से तो डिसेंट है, लेकिन ये सारा प्लास्टिक का है। इसकी क्वालिटी मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी और मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे आप बहुत सारा क्वालिटी एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। बाकी इसके डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है। और स्क्रीन वैसी है जैसा कि थाईलैंड की कार्स में आती है टोयोटा की। पाकिस्तान में रीवो GR और फॉर्च्यूनर GR में अब इस तरह की स्क्रीन आना शुरू हुई है। बाहर इस जैसी छोटी कार्स के अंदर भी ये स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन में ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB इस तरह की सारी चीजें आती हैं और इसमें नेविगेशन भी प्रॉपर इनेबल्ड है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी नीचे फिर इसके एयरवेंट्स काफ़ी वियर्ड सी जगह पे दिए गए हैं। मैंने इतना अंदर घुसा के एयरवेंट्स कभी नहीं देखे आज तक, बट इस गाड़ी में दिए गए हैं। स्क्रीन के नीचे तकरीबन आधा फुट पीछे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं और उससे नीचे फिर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। साथ इसके नीचे पोस्ट स्टार्ट दिया गया है। मोस्टली नई कार पोस्ट स्टार्ट अब लेफ्ट पे करती जा रही हैं, बेशक वो लैंड क्रूजर्स हों, ये छोटी कार्स हों या कोई भी लग्जरी कार हो। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल स्पेसिफिक कार में नॉर्मल है, बड़े वर्जन में ऑटोमेटिक आता होगा। उससे नीचे इसका USB पावर आउटलेट दिया गया है, साथ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं जो कि इसके बड़े वर्जन में हीटेड सीट्स के होते हैं। नीचे यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। केस सिलेक्शन जो है इस गाड़ी में वो है P, R, N, D और B। B मीन्स ब्रेकिंग। और उससे पीछे फिर यहाँ पे इसका इको मोड सेलेक्टर दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड टोटल 2 ही आते हैं, इको ऑन और इको ऑफ। फिर इसके अलावा हैंड ब्रेक इसकी लेफ्ट पे दी गई है जो कि मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। वो गाड़ी है जिनको कन्वर्ट किया जाता है लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव में, उनमें हिस्सा होता है बेसिकली। अगर आप मस्टैंग देख लें,
एल्सन देख लें और बहुत सारी गाड़ियाँ देख लें, उनमें हैंड ब्रेक लेफ्ट पे है और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली वो कार्स लेफ्ट हैंड ड्राइव आती हैं, लेकिन पाकिस्तान या जापान जैसी कंट्रीज़ के लिए जब उनको स्विच किया जाता है तो उनकी हैंड ब्रेक वहीं रह जाती है। इस गाड़ी में भी ये पैसेंजर के पास दी हुई है और कप होल्डर्स ड्राइवर के पास दिए हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। हालांकि ड्राइवर का कप होल्डर से कोई काम नहीं है, हैंड ब्रेक से काम है, और पैसेंजर का हैंड ब्रेक से कोई काम नहीं है, कप होल्डर से काम है, तो इसकी जगह स्विच होती तो बेहतर था। बाकी उससे पीछे फिर यहाँ पे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है। सेंटर कंसोल ये गाड़ी ऑफर ही नहीं करती, आप आफ्टर मार्केट लेके इसमें लगवा सकते हैं। अगर बात कीजिए सीट्स की तो इसकी पूरी ही फैब्रिक की फिनिश में है और इसका हेडरेस्ट भी सिंगल ही पीस है, यानी कि जुड़ा हुआ है, आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स के अंदर कुछ यहाँ पे सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं, और इसके एयर वेंट्स की तरह इसके डोर अनलॉकर्स भी काफी अंदर घुसा के दिए गए हैं। विंडोज के कंट्रोल ऊपर दिए हुए हैं और इसमें सारी ही विंडोज सिंगल टैप वाली हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजेदार चीज़ है। किसी भी विंडो को मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। सिर्फ ड्राइवर की विंडो में लाइट है ऑटो वाली, बाकी सारी विंडोज में नहीं दी गई, लेकिन सारी ही विंडो सिंगल टैप से अप डाउन होती हैं। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। नीचे इसका यहाँ पे ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स का कंट्रोल दिया गया है। बाकी वैनिटी मिरर गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है। रूफ लाइनर इस गाड़ी में ब्लैक आता है, केबल लाइट्स इसकी येलो आती हैं, रियर मिरर इसमें बेसिक सा दिया गया है और ये गाड़ी हार्ड टॉप है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, बैक पे स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम थोड़ा बहुत बाकी है। ड्राइवर की सीट को मैक्सिमम पीछे करने के बाद भी अगर एक नॉर्मल पोजीशन पे हो तो फिर यहाँ पे लेग रूम सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन बैक पे यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ाई के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। सेंटर भी इसका थोड़ा सा रेज है, सेंटर कंसोल भी इसका काफ़ी पीछे तक आया हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को पाँव रखने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हेडर्स यहाँ पे 3 दिए गए हैं। इसके अलावा रेयर सीट्स इसकी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं, और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी फीचर्स के नाम पे ISOFIX के पोर्ट्स, सीट बेल्ट्स और एयर बैग्स भी ऑफर करती है। ये अगर मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। विंडोज़ की काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड है जो कि आपको मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलती, और इसके अलावा बैक पे कैबिन लाइट दी गई है एंड दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। 1000 सीसी, 1500 सीसी, 1200 सीसी। ये स्पेसिफिक का 1000 सीसी है। 1500 सीसी वाली कार्स हाइब्रिड होती हैं, उनमें बेसिकली एक्वा वाला इंजन आता है 1.5 हाइब्रिड, लेकिन ये बेसिकली वो इंजन है जिसकी वजह से विट्स वर्ल्ड वाइड बहुत सारा पॉपुलर है। 1000 सीसी 3 सिलेंडर इंजन। ये इंजन कहने को बहुत छोटा सा है और इसमें वाइब्रेशन भी होती है कुछ हद तक अगर गाड़ी आइडल पे खड़ी हो, लेकिन ये गाड़ी आपको एवरेज काफ़ी अच्छी देती है। वर्ल्ड वाइड और जापान में ये गाड़ी कुछ टाइम के लिए अवार्ड विनिंग कार भी रही है अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और इसके अलावा हाई सेल्स की वजह से। पाकिस्तान में भी गाड़ियों की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये गाड़ी छोटे साइज में बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं, और क्योंकि टोयोटा है तो ये ड्यूरेबल भी काफ़ी हैं, और फिर टोयोटा होने की वजह से ये गाड़ी अपनी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली होल्ड करती हैं। ये इंजन 64 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से, और इसके अलावा ट्रांसमिशन इसमें मेनली आपको ऑटोमेटिक ही देखने को मिलेगी। कुछ गाड़ियाँ मैनुअल भी आती हैं लेकिन वो बहुत रेयर होती हैं, पाकिस्तान में उनकी कोई खास वैल्यू होती नहीं है। बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस कार को बेहतर बनाते हैं। ये इंजन 1K RFE है जो कि विट्स में पहले भी आ रहा था, जस्ट इसमें टेक्नोलॉजी वाइज कोई इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, लेकिन इंजन यूनिट जो है ये पहले वाला ही है। बाकी इंजन बेस का कोई खास वेल इंसुलेटेड नहीं है। जापानी कार से आप बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं, बट इसमें ये सारी चीज़ें सामने ही एक्सपोज छोड़ी हुई हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, और बोर्ड के अंदर भी कोई इसकी इंसुलेशन नहीं दी गई। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, टायर साइज ऑफर करती है यारिस, ये है 175, 70 और 14। इसमें 14 इंच का रिम है जो कि स्टील रिम है, और इसके ऊपर व्हील कैप आया हुआ है। टायर स्पेसिफिक कार में ब्रिजस्टोन इकोपिया है जो कि हाफ यूज़ है, और ये आपको तकरीबन 20-25 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। बाकी इसमें बड़े रिम्स भी आते हैं बड़े वर्जन्स में, और इसके अलावा इसमें फिर डिस्क ब्रेक सिर्फ फ्रंट पे आती है। बैक पे गाड़ी ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।